दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। ये लफ्ज थे भारत के उस महान क्रांतिकारी के जिन्होंने महज 24 साल की उम्र में अंग्रेजी हुकूमत में खौफ का वो बीज बो दिया था जिससे वो कभी निकल नहीं सके। यही वजह है कि उनकी मौत के बाद भी अंग्रेज उनके शव के पास जाने की हिम्मत तक नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं हमारे कदमों की आवाज से वो फिर जाग न जाए और हम पर गोली न चला दें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद की, जिन्होंने जीवित रहे अंग्रेजों के हाथ न आने की प्रतिज्ञा ली थी। वे जब तक जिंदा रहे आजाद रहे और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो गए। आज जब भी स्वतंत्रता आंदोलन की बात की जाती है तो चंद्रशेखर आजाद का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उन्होंने अपने क्रांतिकारी गतिविधियों से अंग्रेजों की हुकूमत तक को हिलाकर रख दिया था। आज हम आपको चंद्रशेखर आजाद के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे अनसुने अनकहे किस्से सुनाएंगे जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। साथ ही उनकी मौत से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य भी बताएंगे जो आज तक दुनिया से छिपा कर रखे गए हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप भी आजाद जैसे महान वीरों पर गर्व करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिए। बात है 23 मई साल 1906 की, जब मध्य प्रदेश के भवरा गांव में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम था चंद्रशेखर तिवारी। वो बचपन से ही अपने पिता सीताराम तिवारी की तरह स्वाभिमानी और जिद्दी थे। एक बार महज 13 साल की उम्र में किसी बात पर उनके पिता ने उन्हें डांट कर घर से निकाल दिया और साफ कह दिया कि जब तक माफी नहीं मांगोगे घर में कदम मत रखना। लेकिन चंद्रशेखर जानते थे कि वो गलत नहीं है और किसी भी कीमत पर झूठी माफी नहीं मांगेंगे, इसलिए वो इतनी छोटी उम्र में ही घर छोड़कर चल दिए। पहले चचेरे भाई के यहाँ, फिर वहां से भी सुबह 4 बजे निकल गए। 24 घंटे लगातार रेल की पटरियों पर चलते हुए अगली सुबह दोहद रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां एक गाड़ी खड़ी हुई थी तो चंद्रशेखर उसमें जाकर लेट गए। थकान की वजह से उन्हें नींद आ गई और जब आंख खुली तो वो बंबई पहुंच चुके थे, जहां उन्हें एक ठेले पर बर्तन धोने का काम मिला और यहीं से उन्होंने दुनियादारी सीखी। मगर बंबई की होड़ में उनका मन नहीं लगा और वो बनारस आ गए। इसी बीच साल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें अंग्रेज अफसरों ने 1600 से अधिक निहत्थे लोगों की जान ले ली, इस हादसे ने 14 साल के चंद्रशेखर को अंदर से झकझोर कर रख दिया। और 1920 में जब गांधी जी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया तो चंद्रशेखर उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। सन 1921 में देश भर में हजारों क्रांतिकारियों समेत 15 साल के चंद्रशेखर को भी गिरफ्तार कर लिया गया और ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश किया, जहां उन्होंने जज के सवालों के ऐसे जवाब दिए कि पूरी अदालत हिल गई। जज ने उनसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बोले आजाद। जज ने पिता का सवाल पूछा तो चंद्रशेखर ने जवाब दिया स्वतंत्रता, और पता पूछने पर बोले कारावास। अदालत में मौजूद आजादी की चाह रखने वाले लोग इस 15 साल के बच्चे के मुख से ऐसे शब्द सुनकर तालियां पीटने लगे, मगर ब्रिटिशर्स और जज गुस्से से तिलमिला उठे और चंद्रशेखर को 15 कोड़े मारने की सजा सुना दी गई। एक कोड़ा पड़ते ही वो चमड़ी और चर्बी दोनों खींचकर बाहर निकाल देता था, जिससे कैदी चीखने और गिड़गिड़ाने लगते थे। ऐसे में 15 कोड़े खाना बच्चों का खेल नहीं था, मगर जब जेल में जेलर ने चंद्रशेखर के पीठ पर पहला कोड़ा मारा तो उनकी आंख में आंसू नहीं बल्कि जज्बे की झलक दिखी और मुख से चीख नहीं बल्कि वंदे मातरम का नारा निकला। हर कोड़े पर चंद्रशेखर भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाते रहे। उनकी कमर और पैर खून से सन चुके थे, लेकिन उनकी आंख से एक भी आंसू नहीं टपका। तभी जेलर सरदार गुंडा सिंह को उनमें छत्रपति संभाजी महाराज जैसे हौसले की झलक दिखी। वो चंद्रशेखर को अपने घर ले गए, गर्म दूध पिलाया और मरहम लगाई। इसी दिन के बाद उनका नाम चंद्रशेखर तिवारी से चंद्रशेखर आजाद पड़ गया। इधर चंद्रशेखर एक उभरते हुए युवा क्रांतिकारी की तरह महज 16 वर्ष में ब्रिटिश अफसरों की रातों की नींद उड़ा चुके थे। उधर साल 1922 में गांधी जी ने देश में बढ़ रही हिंसा की वजह से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया।
जिससे चंद्रशेखर को गहरा धक्का लगा और यहां से उन्होंने गांधी जी का साथ छोड़कर आजादी की जंग में दूसरे रास्ते पर चलने का फैसला किया। कुछ समय बाद उनकी मुलाकात राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान जैसे फ्रीडम फाइटर्स से हुई। उन दिनों राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक हुआ करते थे। आजाद का अदालत वाला किस्सा सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने आजाद को HRA में शामिल कर लिया। यहाँ आजाद को फंड इकट्ठा करने का काम सौंपा गया, जो ज्यादातर ब्रिटिशर्स के सामान चोरी करके किया जाता था। उन्होंने ब्रिटिशर्स को खूब लूटा और एक बार उन्होंने चलती ट्रेन से सबसे बड़ी लूट करने का प्लान बनाया, जो किस्सा आजादी के इतिहास में काकोरी कांड से दर्ज है। बात है साल 1925 की, जब HRA ने ब्रिटिश खजाने को लूटने का फैसला किया ताकि उससे क्रांति की लड़ाई को आगे बढ़ाया जा सके। ये सिर्फ डकैती नहीं थी, ये ब्रिटिश हुकूमत को सीधा चैलेंज था। प्लान पूरी तरह से फूल प्रूफ था। ट्रेन का टाइम, लोकेशन, तिजोरी की जानकारी, सब कुछ तय था। 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन में अलग अलग डिब्बों में HRA के क्रांतिकारी सवार थे। अशफाकुल्लाह खान, सतीश चंद्रनाथ बख्शी, राजेंद्र लाहिड़ी को जिम्मेदारी दी गई थी कि तय स्थान पर जाकर ट्रेन की जंजीर खींचनी है। वहीं दूसरे डब्बे में सवार थे राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, मनतनाथ गुप्त, मुकुंदी लाल बनवारी लाल जैसे जाबाज साथी, जिनके पास थी गार्ड, ड्राइवर और तिजोरी को संभालने की जिम्मेदारी। जैसे ही ट्रेन काकोरी के पास पहुंची, प्लान के मुताबिक जंजीर खींच दी गई और रात के अंधेरे में ट्रेन रुक गई और अगले ही पल क्रांतिकारी उस पर टूट पड़े। गार्ड और ड्राइवर को पकड़कर नीचे लिटा दिया गया और फिर टारगेट थी ट्रेन की तिजोरी। लोहे का वो भारी तिजोरी जो अंग्रेजों के खजाने से भरी हुई थी, उसे ट्रेन से नीचे गिराया गया और हथौड़े और छेनी से तोड़ने की कोशिश होने लगी। शुरू में वो तिजोरी खुलने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन जैसे ही अशफाकुल्लाह ने पूरी ताकत से उस पर हथौड़ा मारा, तिजोरी ने भी दम तोड़ दिया और सोने चांदी रुपए से भरे नोट उगलने लगी। खजाना मिल चुका था, लेकिन अब उन्हें जल्दी करना था। रुपयों को गठरी में बांधा गया और सभी क्रांतिकारी अंधेरे में गायब हो गए। कोई पैदल, कोई साइकिल से लखनऊ की ओर बढ़ गया। शहर में घुसते ही खजाना सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया। उन लोगों के ठहरने के जो ठिकाने पहले से तय थे, वो वहां चले गए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने वो रात एक पार्क में ही बैठकर बिता दी और सुबह और अखबारों में खबर गूंज उठी। काकोरी के पास सनसनीखेज डकैती, ब्रिटिश हुकूमत दहल उठी। क्रांतिकारियों ने सीधे ब्रिटिश ट्रेजरी को लूटा था और वो भी बिना किसी खून खराबे के। अगले 47 दिन तक पूरे उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश अफसरों की हलचल तेज हो गई। जगह जगह छापे पड़े और गिरफ्तारियां शुरू की गईं। कई साथी पकड़े गए, 4 को फांसी की सजा दी गई, कुछ को काला पानी और बाकी को लंबी कैद। लेकिन एक नाम था जो ब्रिटिश पुलिस की पकड़ में कभी नहीं आया, चंद्रशेखर आजाद। वो हर बार अपनी चालाकी और बहादुरी से उनके जाल से निकल जाते और यहीं से वो बन गए अंग्रेजों की नजर में सबसे खतरनाक बागी, जिसे पकड़ना अब इम्पॉसिबल था। साल 1928 में पूरे देश में अंग्रेजी हुकूमत का जमकर विरोध हो रहा था। ऐसे ही एक विरोध प्रदर्शन में अंग्रेजों ने लाठी चार्ज कर दी, जिसमें महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय की मौत हो गई। उनकी मौत का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह और राजगुरु के साथ मिलकर अंग्रेज DSP जॉन सॉन्डर्स की हत्या का प्लान बनाया और उसमें सफल भी हुए। जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने आगरा में बम बनाने का कारखाना शुरू किया। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को असेंबली पर जो बम फेंका था, वो बम आजाद ने ही बनाया था। इस घटना के बाद भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजी अदालत में उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई और अपने क्रांतिकारी मित्र भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मिली फांसी की सजा को कम करने के लिए आजाद ने काफी प्रयत्न किए। उन्होंने दुर्गा भाभी को गांधी जी से बात करने के लिए भेजा, लेकिन गांधी जी ने कहा दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो आजाद और भगत सिंह की क्रांतिकारी विचारधारा का विरोध करते थे। इधर ब्रिटिश हुकूमत आजाद को ढूंढने की जद्दोजहद में लगी हुई थी। उनके ऊपर 5000 रुपए का इनाम भी रखा गया, लेकिन उन्हें ढूंढना नामुमकिन था, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास उनकी एक तस्वीर तक नहीं थी। क्योंकि आजाद अपनी तस्वीर खिंचवाने में यकीन नहीं करते थे, इसलिए तो आज हमारे पास उनकी एक सिर्फ
तस्वीर है और वो भी उनके मित्र क्रांतिकारी रुद्र नारायण सिंह ने धोखे से खींची थी। समय चलता रहा, फिर आया 1931। देश में आजादी की जंग अपने चरम पर थी और चंद्रशेखर आजाद उस आग के सबसे जिंदा शोले बन चुके थे। इसी दौरान उन्होंने इलाहाबाद के आनंद भवन में एक गुप्त मुलाकात की गांधी जी के प्रिय मित्र जवाहरलाल नेहरू से। मुलाकात बहुत शांत लेकिन अंदर से उथल पुथल से भरी थी। लाल बहादुर शास्त्री अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, मेरे पिताजी की मौत के बाद एक अजनबी शख्स मुझसे मिलने मेरे घर आया। मुझे बताया गया उसका नाम चंद्रशेखर आजाद है। मैंने इससे पहले उसे नहीं देखा था, लेकिन 10 साल पहले मैंने उसका नाम जरूर सुना था जब वह असहयोग आंदोलन के दौरान जेल गया। वो जानना चाहता था कि अगर कांग्रेस और अंग्रेजों के बीच समझौता हो जाता है तो क्या उन जैसे लोग शांति से रह सकेंगे। उनका मानना था कि सिर्फ विद्रोह और हिंसा के तरीके से आजादी नहीं जीती जा सकती, ना ही आजादी सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से आएगी। एक और क्रांतिकारी यशपाल लिखते हैं कि आजाद इस मुलाकात से संतुष्ट नहीं थे। हालांकि नेहरू ने रूस भेजने का खर्चा उठाने तक की हामी भर दी थी। जी हाँ, उस वक्त रूसी तानाशाह जोसेफ स्टालिन भारत की आजादी की लड़ाई को लेकर चंद्रशेखर आजाद से मिलने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन रूस जाने के लिए 1200 रुपए की जरूरत थी और आजाद इन्हीं पैसों को जुटाने में लगे थे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। नेहरू के साथ मुलाकात के कुछ ही दिन बाद 27 फरवरी 1931 की सुबह चंद्रशेखर आजाद अपने साथी सुखदेव राज के साथ इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एक पेड़ के नीचे बैठे रणनीति पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक मोटर कार आकर पार्क में रुकी। उसमें थे अंग्रेज अफसर नॉट बावर और 2 सादी वर्दी में सिपाही। शक की नजर से देखते हुए अफसर ने सवाल दागा, Who are you? What are you doing here? आजाद के हाथ पिस्तौल पर जा चुके थे। जवाब में गोली चली, एक तरफ से आजाद, दूसरी तरफ से अंग्रेज अफसर। पहली गोली आजाद के जांग में लगी, लेकिन उन्होंने जवाब में नॉट बाबा के कंधे में गोली दाग दी। सुखदेव राज ने आजाद की ओर देखा तो वो मुस्कुराकर बोले, मुझे गोली लगी है, तुम निकल जाओ, क्रांति जिंदा रहनी चाहिए। सुखदेव वहां से भागे, साइकिल छीनी, चंद्रप्रेस गए और गायब हो गए। पार्क में रह गए सिर्फ आजाद, अकेले, घायल लेकिन डटे हुए। अंग्रेज सिपाही इधर उधर छिपे हुए थे और आजाद पेड़ की ओट में हर आवाज पर गोली चला रहे थे। एक गोली डीएसपी वीरेश्वर सिंह के जबड़े पर जा लगी, दूसरी अफसर के कार के दरवाजे में। आजाद की पिस्तौल अब भी गरज रही थी, लेकिन शरीर अब जवाब दे रहा था। आखिरकार जब चारों ओर से घिर चुके थे और आखिरी गोली बची थी तो उन्होंने वही किया जो उन्होंने बचपन में कसम खाकर कहा था, मैं कभी जिंदा अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा। उन्होंने अपनी कोल्ट रिवाल्वर उठाई और खुद को गोली मार ली। एक वीर योद्धा ने अपने वचन को आखिरी सांस तक निभाया, लेकिन आजाद ने अंग्रेजों के दिल में इतना खौफ पैदा कर दिया था कि नोट बावा, जिसने चंद्रशेखर आजाद पर पहले गोली चलाई थी, वो आजाद की तरफ दूसरी गोली चलाने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे डर था कि गोली की आवाज सुनकर आजाद उस पर दूसरा निशाना लगा न दे। जब 15 मिनट तक आजाद की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, तब बाबर ने अपने हवलदार को शहीद चंद्रशेखर आजाद पर ऐसे ही कुछ और गोलियां चलाने के लिए कहा ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि आजाद मर गए। फिर जब पुलिस आजाद के पास पहुंची तो उनके शरीर के पास 448 रुपए और 16 गोलियां बरामद हुई। उनके शरीर का पोस्टमार्टम हुआ। उनके पैर, जांग, फेफड़ा और सिर में गोली लगी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा था कि कोई इंसान इतना साहसी कैसे हो सकता है जो इतनी गोलियां झेल कर भी लड़ता रहे। जब शहर में यह खबर फैली कि चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, छात्र, हिंदू हॉस्टल, प्रेस, सड़कों और गलियों में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, वंदे मातरम। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे। उनकी अस्थियां जब तख्त पर रखी गई तो शहर में जुलूस निकाला गया तो लोग फूल बरसाते जा रहे थे। कमला नेहरू और पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे बड़े नेता इस अंतिम विदाई में शामिल हुए और उस दिन पूरा शहर ठहर गया। स्कूल, दुकानें, दफ्तर सब बंद रहे, क्योंकि उस दिन हर तरफ सिर्फ एक ही पाठ पढ़ाया जा रहा था कि असल बलिदान क्या होता है। और चंद्रशेखर आजाद की शहादत के बाद देश में स्वतंत्रता आंदोलन की अलग ही चिंगारी भड़क उठी, जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव को हिलाकर रख दिया। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जिस पेड़ के नीचे आजाद ने आखिरी सांस ली थी, अगले ही दिन वहां श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। कोई फूल चढ़ा रहा था, कोई दीपक जला रहा था, तो कोई बस उस जमीन को निहार रहा था। मानवीरता की आखिरी सांसें वहां अब भी गूंज रही हो। वो जामुन का पेड़, वो मिट्टी, वो खून के धब्बे सब आजादी के प्रतीक बन चुके थे। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ये बर्दाश्त नहीं कर सकी।
उन्हें डर था कि यह जगह एक दिन क्रांतिकारियों का मंदिर बन जाएगी, इसलिए उन्होंने एक और कार्यता दिखाई और रातों रात उस पेड़ को जड़ से कटवा दिया और जमीन समतल कर दी ताकि कोई पहचान बाकी न रहे। वो जामुन का पेड़ जिसकी छांव में आजाद ने अपनी आखिरी गोली चलाई थी, उसकी लकड़ी को लॉरी में भरकर कहीं दूर फिकवा दिया गया। लेकिन आजाद के चाहने वालों ने दोबारा उसी जगह पर एक पेड़ लगाया और आजादी के बाद अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर आजाद पार्क कर दिया गया। वहीं आजाद ने जिस पिस्तौल से खुद को गोली मारी थी उसका नाम उन्होंने ममतूल बुखारा रखा था और आज भी इलाहाबाद के म्यूजियम में वो रखी हुई है। तो दोस्तों, अगर उस दिन चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों के हाथ ना लगते तो क्या भारत की स्वतंत्रता का चैप्टर अलग तरीके से लिखा जाता? क्या हमारा देश 10 साल पहले ही आजाद हो जाता? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और ऐसे ही रोंगटे खड़ी कर देने वाली अनकही अनसुनी कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी बजाना मत भूलिएगा। वंदे मातरम।